दिल्ली में आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने झारखंड के कांग्रेस नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में प्रभारी के राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के साथ पार्टी के विधायक भी मौजूद थे। बैठक के बाद पार्टी में ऑल इज वेल का दावा किया जा रहा है, जो कि पहले कई बार नदारद नजर आया था। देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड कांग्रेस में ऑल इज वेल, विधायकों के बीच मतभेद खत्म, दिल्ली दरबार में दूर हुई नाराजगी। झारखंड कांग्रेस में उठा बवंडर शांत होता नजर आ रहा है। कांग्रेस विधायकों के बीच मतभेद खत्म होता दिख रहा है। दिल्ली में झारखंड कांग्रेस के विधायक, सांसद और मंत्रियों के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल ने बैठक की। इस दौरान विधायक और मंत्रियों को अपनी बातें रखने का मौका मिला। बैठक के बाद मंत्री इरफान अंसारी ने दावा किया कि राहुल गांधी ने कांग्रेस कोटे के चारों मंत्रियों के कामकाज की तारीफ की है। राहुल गांधी जी ने साफ कह दिया है कि मंत्रियों का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। उनके पास कई विंग है। मंत्री हैं इसलिए तो नहीं कह रहे। नहीं, जो सरकार अच्छा काम कर रही है झारखंड में, फीडबैक उनके पास पहले से था, तो कहीं कोई नाराजगी की बात का सवाल ही पैदा नहीं उठता। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार अच्छा काम कर रही है, हमारे मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, कहीं कोई बातें नहीं हुई। संगठन के बारे में हम लोगों ने कहा हम लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के कामकाज पर पार्टी विधायक सवाल उठा रहे थे। विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप ने कहा था कि मंत्री पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ता को तरजीह नहीं देते थे। यही नहीं, हाल के दिनों में ये भी चर्चा होने लगी थी कि कुछ विधायक झारखंड कांग्रेस के संगठन में फेरबदल चाहते हैं। इसके अलावा रिम्स 2 के मुद्दे पर भी पार्टी में मतभेद खुलकर सामने आया था। लेकिन अब दिल्ली में राहुल गांधी के साथ बैठक के बाद पार्टी के सांसद और मंत्री ऑल इज वेल का दावा कर रहे हैं। लोगों ने अपनी बातों के यहाँ पे रखा, अपने परफॉर्मेंस के बारे में बातें आई, फिर जो चीज़ें हमने जनता से वायदे किए थे, कोalition के बारे में बातें हुई, बहुत विस्तार से। और ये मैं कहता हूँ बहुत ही पॉजिटिव वे में एक हमें संदेश मिला है, बताई गई है। कुछ कमियां जो रही उसके बारे में बताया कि कैसे हम सुधार कर पाए। ओवरऑल हम कहते हैं बहुत संतोषप्रद मीटिंग रही है। उन्होंने जो सुझाव दिए हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी हम लोगों को मिला है, एक ऊर्जा मिली है, एक ताकत, एक साहस हम लोगों को मिला है। उसी ताकत के साथ हम लोग बैक होंगे। बैठक में गठबंधन सरकार के कामकाज पर भी चर्चा की गई। बात जेएमएम और कांग्रेस की दोस्ती पर भी। बिहार चुनाव पर भी मंथन हुआ। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि बिहार चुनाव में जेएमएम की अनदेखी करना इंडी गठबंधन को भारी पड़ेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़ी पार्टी है, याद रखिएगा। हेमंत सोरेन जी न केवल झारखंड बल्कि देश के नेता हैं, आदिवासियों के नेता है वो। और बिहार में मैं तेजस्वी यादव जी को जानता हूं। मैं उनसे कहूंगा, देखिए भाजपा को हराना उद्देश्य है हमें, भाजपा को रोकना, नीतीश कुमार जी को रोकना, क्योंकि जिस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं वो जनहित में नहीं है। आपको बैठक करना चाहिए, आपको माननीय मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बड़े दयालु भी हैं, जितना सक्षम वही लड़ेंगे। ठीक है, आप जब बैठाइएगा तो बातें आएगी सामने कि किसका कितना हक बनता है, तो मिलकर लड़ना चाहिए। इधर दिल्ली में कांग्रेस की बैठक पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी ने कहा है कांग्रेस के विधायकों की शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया होगा। कांग्रेस में वही होता है जो राहुल गांधी चाहते हैं, वही होता है जो सोनिया गांधी चाहती है। उनके दर्द को कांग्रेस आला कमान के सामने व्यक्त करना यानी कि सांप के कान में बीन बजाने के बराबर होता है। और ये स्थिति काफी विडंबना भरी स्थिति है। और इस स्थिति से मुझे लगता है कि झारखंड में सरकार विकास की नीति को नहीं अपना रही है, बल्कि विनाश की नीति को अपना रही है। सवाल ये है कि क्या सचमुच में झारखंड कांग्रेस में ऑल इज वेल हो गया है या फिर विरोध के सुर फिलहाल थमे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए दिल्ली से अमित के साथ रांची से रुचि की रिपोर्ट।
तो बिना देरी अपने गेस्ट पैनल से आपको रूबरू कराते हैं, एक परिचय कर लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी से दीनदयाल वर्णवाल जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है दीनदयाल जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस से ऋषिकेश जी जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश जी स्वागत है आपका भी। हमारे साथ आसू से संजय मेहता जी जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत। और सीपीआई से हमारे साथ अजय जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक कह सकते हैं केंद्रीय राजधानी दिल्ली में होती है। ऋषिकेश जी से मेरा पहला सवाल होगा, इस बैठक के क्या फलाफल निकल कर आए ऋषिकेश जी? क्योंकि इसके पहले वो तमाम बयानबाजियां थी, चर्चाएं थी कि ऑल इज वेल इज नॉट इन कांग्रेस। अब क्या कुछ परिचर्चा और चर्चाएं? क्योंकि जब इस बैठक के बाद मंत्रीगण बाहर निकले तो इरफान अंसारी ने साफ कहा कि मंत्रियों की तारीफ की आज राहुल गांधी ने। सुष्मिता जी, आपको जैसा कि पता होगा कि कांग्रेस पार्टी का 2025 में संगठन सृजन और संगठन सशक्तिकरण का अभियान चल रहा है जी। और उसी सिलसिले में आए दिन आपने देखा होगा कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है दिल्ली का, वो अपने प्रदेश के नेतृत्व के जितने नेता हैं जो प्रदेश के नेतृत्व कर रहे हैं, उन सभी से लगातार समन्वय बना के चल रही है। आपने देखा होगा कि यहाँ संविधान बचाओ रैली हुआ था जी। उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए हुए थे, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष। जब आए हुए थे तो विस्तारित कार्य समिति की बैठक की गई झारखंड में। झारखंड के तमाम जिला अध्यक्ष हों, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हों, सभी से मुलाकात की और संगठन सशक्तिकरण के लिए आदेश दिया गया। और उसी सब के बीच में प्रदेश का जो नेतृत्व है लगातार हर जिले में जाकर, हर ब्लॉक में जाकर, हर पंचायत में जाकर संगठन को सशक्त करने का काम कर रहे हैं। उसी के लिए फिर से बुलाया गया था कि विधायकों को भी जिम्मेवारी दी गई थी, हर विधायक को 2 जिला दिया गया था, और मंत्रियों को भी जिम्मेवारी दी गई थी कमिश्नरी वाइज। उनको बुला करके वही समन्वय जितना हो सके उसको देखा जा रहा था कि आप किस तरह से समन्वय बना करके प्रदेश में आप संगठन को सशक्त कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि प्रखंड और पंचायत स्तर पर कांग्रेस पार्टी का सशक्तिकरण अभियान चल रहा है, जिसमें हम लोग लगातार मंडल अध्यक्ष हों, प्रखंड अध्यक्ष हों, पंचायत अध्यक्ष हों, उनकी नियुक्ति की जा रही है। और उसी सब बात को लेकर आज प्रदेश का जो भी शीर्ष नेतृत्व था, दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करके सारा चीज बताया गया। साथ में सरकार में कांग्रेस पार्टी शामिल है, कांग्रेस पार्टी के 4 मंत्री सरकार में शामिल हैं। तो चारों मंत्री से भी सरकार में जो हम लोग वादा करके आए थे कि हम लोग सरकार में जब आएंगे तो जनता के लिए क्या क्या करेंगे, अभी तक क्या क्या काम हुआ, आपको जो विभाग दिया गया उसमें क्या क्या आपने काम किया, उस संबंध में भी बातचीत की गई। तो आप जानती हैं कि संगठन सृजन का वर्ष है 2025 का। उसी सिलसिले में एक बैठक थी और देश भर का हर राज्य का बैठक दिल्ली में चल रहा है। उसी में झारखंड का आज बारी था, तो झारखंड के नेताओं के साथ बातचीत की गई। और बता दूं कि ये संगठन सृजन इसलिए चलाया जा रहा है कि 2025 में कांग्रेस पार्टी ने संकल्प लिया है कि देश के हर प्रखंड, हर पंचायत स्तर पर जो संगठन में बीच में जो कमी रह गई थी उसको पूरा करने का काम करेगी। यहाँ पर प्रदेश का नेतृत्व हो या केंद्रीय नेतृत्व हो, आपस में समन्वय बनाकर बातचीत करके सारे मामलों का जानकारी लिया गया और सारे जानकारी संगठन को दी गई कि और क्या आपको करना है। ऋषिकेश जी, आप कह रहे हैं कि समन्वय स्थापित करने को लेकर ही बैठक थी, तो समन्वय पर ही तो सवाल था। तकरीबन 6 से ज्यादा महीने बीत चुके हैं सरकार गठन को। राजेश कच्छप जी का बयान सामने आया था, मंत्रियों के खिलाफ उन्होंने कहा था कि जो छोटे कार्यकर्ता हैं, जो प्रखंड अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी बातों को दरकिनार किया जा रहा है, क्योंकि वो भी तो आपके ही पार्टी के हैं, दोनों ही आपके पार्टी के हैं। कैसे अलग अलग? सुष्मिता जी, आप पहले का बयान तो उनका बता दें। जब रांची में विधायक दल की बैठक हुई थी, उसके बाद राजेश कच्छप जी ने क्या बयान दिया वो नहीं बताएं, वो भी बताना चाहिए था, मैं बता देता हूँ। राजेश कच्छप जी ने कहा कि जो बातें थी प्रभारी महोदय के सामने कह दी गई, मंत्री भी सभी वहाँ मौजूद थे, और संगठन में जो थोड़ी बहुत कमी थी समन्वय में उसको पूरा कर लिया जाएगा, कहीं से भी कोई परेशानी नहीं होगी। शीर्ष नेतृत्व के पास आज संगठन सृजन के लिए जो बात कही गई, वहां भी आपने देखा हो कि सारे विधायक मंत्री मौजूद थे, और वहां से भी सिर्फ एक बताया गया कि संगठन आपको कैसे मजबूत करना है, और सरकार में जो आप शामिल हैं तो जनता के प्रति भी आपकी जो जवाबदेही है उसको भी पूरा करना है। हम लोग उसके लिए काम भी कर रहे हैं। आप देखे हो कि लगातार कांग्रेस पार्टी पेशा कानून को लेकर बैठक कर रही है और झारखंड में जल्द से जल्द पेशा कानून लागू हो उसके लिए काम कर रही है। सरना धर्म कोड को लेकर झारखंड विधानसभा से जो हम लोग पास करके भेजे थे सुष्मिता जी, उसके लिए दिल्ली में जंतर मंतर पर हम लोग व्यापक धरना देने जा रहे हैं। केंद्र सरकार जो उसे दबाए बैठी है उसके लिए दिल्ली तक हम लोग आंदोलन करेंगे। ओबीसी आरक्षण जो 27% विधानसभा से पास करके भेज दिया गया, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी कुंडली मार के बैठी हुई है। उस पर भी झारखंड से लेकर दिल्ली तक आवाज उठेगी कि जनता के लिए जो हम लोग वादा किए थे सरकार में भी और संगठन से भी
लगातार आंदोलन करेंगे और जनता को न्याय दिलाएंगे। ठीक और है, जनता के न्याय की बात जी ऋषिकेश जी, चलिए जनता के न्याय की बात आप कर रहे हैं तो एक बार बीजेपी का भी रुख कर लेते हैं। दीनदयाल जी, सत्ता पक्ष में कांग्रेस है, केंद्रीय नेतृत्व की लगातार बैठकें हो रही है। आपने देखा कि आज भी महत्वपूर्ण बैठक हुई और तकरीबन 1.5 घंटे तक जो चर्चा है वो सिर्फ झारखंड के लिए दिया गया। बिहार में चुनाव है, वहां समझ आता है कि लंबा वक्त दिया गया, वहां पर चर्चाएं लंबी हो रही थी, वहां भूमिकाओं को लेकर, सीट बंटवारों को लेकर तमाम चर्चाएं हुई होंगी। झारखंड के लिए भी अब केंद्रीय नेतृत्व जो है वो तमाम निर्णय लेता नजर आ रहा है। विपक्ष में आप झारखंड में है, यहाँ क्या कुछ तैयारियां, क्योंकि आपका पड़ोसी राज्य भी है बिहार, वहां से भी क्या कुछ तैयारियां, अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो क्या कुछ तैयारियां? किनकी तैयारियां? आपकी तैयारियां? अरे हमारी तैयारियां तो 365 दिन चलती रहती है। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन इलेक्शन मोड में ही रहती है। कार्यकर्ता बेस पार्टी है, कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय ऑलवेज बना हुआ रहता है। ये कांग्रेस की तरह नहीं है जहां रोज का रोज कभी रिम्स 2 को लेकर लड़ाई, तो कभी इसके पहले भी आपको याद होगा कि बन्ना गुप्ता जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो इरफान अंसारी का कैसे कैसे बयान आते थे। ये जग जाहिर है, आपके टीवी ने कम से कम 4-5 बार डिबेट दिखा चुका था, मैं उस पर भी नहीं जाऊंगा जी। तो कुल मिला के जो कांग्रेस पार्टी का है वो पारिवारिक पार्टी है, परिवार की पार्टी है, और इनका लोभ और लालच के कारण ही पार्टी का आज बेहाल पार्टी है। क्योंकि जितनी भी पार्टियां बनी है देश में, जितनी बार टूटी है, जितना बार बनी है, चाहे वो ममता का पार्टी हो, चाहे एनसीपी हो, या वगैरह वगैरह कई और पार्टियां बनी है, तो वो कांग्रेस का ही टूट है। और इसका एकमात्र कारण है कि वो पारिवारिक पार्टी है। जबकि आप जानते हैं और देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी एक सैद्धांतिक पार्टी है और एक सिद्धांत के अनुसार ये चलती है। बिहार प्रदेश में हमारा पूरा बहुत जोर शोर से चुनाव का प्रकरण चल रहा है। चूँकि हम लोगों ने जो 20 साल तक राज्य में जो स्थितियां बनाई है, जो लोगों को दी है, जो आज आप पटना जाइए तो लगेगा कि पटना नहीं कुछ अलग जगह पे आ गए हैं। पटना से आपको दूर दूर का नाता नहीं लगेगा, कोई बड़े शहरों में ऐसा लगेगा कि बड़े शहरों में आ गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का यह प्रकरण लगातार चलता रहता है। लेकिन दीनदयाल जी, झारखंड विधानसभा चुनाव से कुछ सीख मिल पाई कि नहीं? क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव भी है, वहां भी प्रमुख पार्टी है बीजेपी, वहां जो आज यहाँ हार हुई या जीत आपने पहले जो हासिल किया, कुछ तो सीख मिली होगी ना कि विधानसभा चुनाव बिहार के लिए आपकी क्या कुछ तैयारियां होंगी? देखिए, जब आप जनता को बरगला के और जनता को झूठा आश्वासन देकर जब आप सत्ता में आते हैं तो वो टिकाऊ नहीं होता है। बिकाऊ पार्टी है, बिकाऊ पार्टी कभी टिकाऊ सरकार नहीं दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी, हो सकता है एक बार हम झारखंड में डिफीट खाए हो, कोई बात नहीं है, दूसरा बार भी खा लेंगे, लेकिन सिद्धांत से अडिग रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी लोगों की सेवा के लिए बनी है, लोगों को सेवा करते रहेगी। हो सकता है कुछ क्षण के लिए, कई बार ऐसा होता है जो जनता बरगला जाती है और बरगला के वोटिंग देती है, लेकिन आज जनता पछता रही है। ये शराब घोटाला और ये रिम्स 2 और ये सिर्फ आश्वासनों का पार्टी रह गई है। इस पार्टी में कोई दम दिलासा है नहीं। आपने जनता को बरगलाने की बात कही है, मैं आजसू और सीपीआई का भी रुख करूंगी, लेकिन एक सवाल उससे पहले कांग्रेस से। आज केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का भी ये बयान था ऋषिकेश जी की जनता के बीच वो थे और जनता से वो पूछ रहे थे कि आपको 2500 रुपए मैया सम्मान योजना की चाहिए, या फिर आपको अपने नल में पानी चाहिए, या फिर आपको आवास चाहिए, या फिर आपको मूलभूत सुविधाएं चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये दो डिफरेंसेस विपक्षी पार्टी अब नजर आने पर और दिखाने पर अटी हुई है। सुष्मिता जी, संजय सेठ जी जनता के पास जाने में बहुत देरी कर गए। जनता ने जब उनका सफाया कर दिया झारखंड से, तब वो जनता के पास जा रहे हैं। और मैं कम शब्दों में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का कुछ जवाब देना चाहता हूँ। अभी ये बता रहे थे कि बिहार में जाइए, पटना को आप पहचान नहीं पाएंगे। 2019 तक झारखंड में आपकी सरकार थी, झारखंड के लिए बोलते अच्छा लगता, आपको तो बिहार का एग्जाम्पल देना पड़ रहा है। 2019 तक सुष्मिता जी किसकी सरकार थी, इनसे पूछिए। और 2014 से 19 तक तो केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन एग्जाम्पल कहाँ का देना पड़ा? बिहार का। यानी ये दिखाता है कि जब झारखंड में सत्ता में थे तो ये धुआं उड़ा रहे थे, हाथी उड़ा रहे थे, कुछ झारखंड के लिए कर नहीं रहे थे। और बता रहे थे कांग्रेस पार्टी का परिवारवाद के बारे में। अरे भारतीय जनता पार्टी किस नैतिक अधिकार से परिवारवाद का बात करती है?
पूर्णिमा दास जो जमशेदपुर पूर्वी से विधायक हैं, पूर्णिमा वो दास, कौन सा संघर्ष करके आई हैं? विधायक बनने से पहले भाजपा का एक कार्यक्रम में उनका फोटो दिखा दें। गीता कोड़ा हो, सीता सोरेन हो, भानु प्रताप शाही हो, मनीष जायसवाल हो, अमित मंडल हो, ये परिवारवाद से नहीं आए तो कहां से आए हैं? संघर्ष करके आए हैं क्या? तो बोलने से पहले भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। और संगठन पर बता रहे थे, हम लोग को ज्ञान बांट रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। यहाँ मैं पूछना चाहता हूं कि 2 साल पहले बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष बने थे भारतीय जनता पार्टी का। 2 साल में सुष्मिता जी एक कार्य समिति की बैठक वो नहीं कर पाए। इतने निकम्मे और मतलब किस स्तर के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं शब्दों से ज्यादा कुछ कठोर नहीं बोलना चाहता हूं। और आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी का देख लीजिए कि प्रदेश अध्यक्ष भी आप नहीं चुन पा रहे हैं। विधायक दल का नेता प्रतिपक्ष भी बाबूलाल मरांडी, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ये लोग चुन नहीं पा रहे हैं। और ज्ञान बांट रहे हैं लंबी। अरे ज्ञान बांटने से पहले अपने गिरेबान में झांकिए और पूछिए अपने केंद्रीय नेतृत्व से कि प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं चुना जा रहा झारखंड का? इसलिए कि इनका सांगठनिक जो ढांचा है उसमें फुलफिल ही नहीं कर पा रहे हैं। प्रखंड और मंडल में तो एक कमेटी ही नहीं बना पाए ताकि इनका प्रदेश अध्यक्ष चुना जाए, और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ये नहीं चुन पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में तानाशाही है। जो मोदी और शाह कह दे वही सही, बाकी कुछ भी सारा चीज है वो धरे के धरे रह जाएगा। जिया प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि ये भी सवाल कहीं ना कहीं संगठन और पार्टी से ही जुड़ा हुआ है। इस पर जवाब ले लेंगे दीनदयाल जी का। पहले एक बार आजसू का रुख कर लेते हैं। संजय मेहता जी हमारे साथ हैं। संजय जी, क्योंकि यहाँ पर पार्टी सशक्तिकरण और पार्टी की मजबूती को लेकर, सशक्त करने को लेकर यहाँ पर तमाम चर्चाएं हो रही है। आजसू पार्टी भी कहीं ना कहीं एक आईना जरूर देख पाई है झारखंड के विधानसभा चुनाव में। क्या बिहार चुनाव के लिए भी तैयार है पार्टी? देखिए, हम लोग झारखंड की राजनीति करते हैं, झारखंडी जनभावनाओं की राजनीति करते हैं और झारखंड के मुद्दों पर हमारी पार्टी लगातार मुखर रहती है। और जहां तक बिहार चुनाव का बात है वो एनडीए फोल्डर की बात है। और तैयारी है वहां के लिए? जी, तैयारी है आजसू की बिहार चुनाव के लिए? देखिए, वो सब कुछ फोल्डर में तय होगा। अंतिम परिस्थितियों में जो कुछ भी तय होगा उसका हम लोग हिस्सा बनेंगे। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि हमारी प्रतिबद्धता और हमारा जो समर्पण है वो झारखंड के प्रति है, और झारखंड को लेकर के हम लोग बहुत संजीदा हैं और बहुत गंभीर है। और हम लोग ये देख पा रहे हैं कि झारखंड के अंदर जिन मुद्दों पर जो लगातार बात होते आई थी वो सारे मुद्दे गौन हो गए हैं। आज झारखंड के अंदर जब नियुक्तियों की बात की जाती है तो नियुक्ति कैलेंडर पूरी तरीके से फेल हुआ है। अभी हमारे साथी कह रहे थे ओबीसी आरक्षण को लेकर के, ओबीसी आरक्षण का जब मसला आप देखेंगे बहुत गंभीरता पूर्वक, पहली बार जब विधेयक को बना करके राज्यपाल के समक्ष भेजा गया तो राजभवन ने इसलिए लौटा दिया गया था क्योंकि राज्य पिछड़ा आयोग की अनुशंसा नहीं थी उसमें। दूसरी बार उसमें अनुशंसा किया गया। मेरा कहना यह है कि उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करने का ये विषय ही नहीं, ये विषय ये था कि स्टेट में ही इसको अगर लागू करके इसको इम्प्लीमेंट कराया जाता, किसी राज्य में आरक्षण का दायरा क्या होगा, बिहार के अंदर तो ये लागू कराया गया। तो मेरा कहना है चाहे वो ओबीसी आरक्षण की बात हो, चाहे वो पेशा कानून की बात हो, चाहे वो नियुक्तियों की बात हो, चाहे यहाँ पर सरना धर्म कोड की बात हो, इस पर राजनीति से इतर समाधान का रास्ता तलाशा जाना चाहिए। क्योंकि आप इस बात पर गौर करेंगे कि जब अभी रिम्स 2 की बात सामने आ रही थी तो कांग्रेस के अंदर एक दरार दिखाई पड़ा। बंधु तिर्की जी ने कहा कि हम आदिवासियों के साथ खड़े उनके जमीन को लुटने नहीं देंगे। इरफान अंसारी जी ने कहा कि हम वहां पर रिम्स बनाएंगे, रिम्स 2 बनाएंगे। तो मेरा कहना यह है कि चाहे वो पेशा की नियमावली की बात हो, चाहे वो रिम्स 2 की बात हो, सरकार और संगठन के अंदर समन्वय दिखाई नहीं पड़ता है। मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूं, लेकिन सरकार का अगर कामकाज यहां पर इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है कि जनता जिस तरीके से चाहती थी कि जिन उम्मीदों के साथ जनता चाहती थी कि ये सरकार कामकाज करेगी और सरकार अगर फेल साबित हो रही है तो बिल्कुल हम लोग आवाज उठाएंगे। तो इसलिए मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि ये संगठन की बैठक संगठन का आंतरिक मसला हो सकता है और इस पर हम लोग बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन सरकार का जो कामकाज है उस पर तो हम लोग टिप्पणी करेंगे। और सरकार पूरी तरीके से फेल हुई है। अगर आज मकसद पर आप बता रहे हैं, पिछले 6 महीने के कार्यकाल में नौकरियों का मसला अधर में लटका है, पेशा कानून का मसला अधर में लटका है, सरना धर्म कोड का मसला अधर में लटका है, और पूरे राज्य के अंदर कानून व्यवस्था सबसे निचले स्तर पर है। बहुत सारी चीजें आप सामने रख रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि इन सब सारे सवालों पर बात होनी चाहिए। और अभी ये तो सरकार की 6 महीने से अधिक हो गए, और उसके बाद आप गौर करिए कि पिछले 5 साल भी ये लोग रहे। तो कहीं ना कहीं इस राज्य के अंदर पूरी प्रशासनिक व्यवस्था, पूरा कामकाज, पूरे नौकरियों का हाल, नियुक्तियों का हाल, विस्थापन का हाल, पुनर्वास का हाल, नियोजन का हाल, आपने कहा था आरक्षण देंगे निजी क्षेत्र में, आपने कहा था आउटसोर्सिंग में आरक्षण देंगे, कुछ भी लागू नहीं कर पाए। बोलने में बहुत कुछ बोलते हैं, करने की जब बारी आती है
तो कुछ कर नहीं पाते हैं। चलिए यही ठीक इनकी है, सच्चाई आपके है। इस सवाल का जवाब ले लेंगे ऋषिकेश जी से। उससे पहले एक बार अजय जी का रुख कर लेते हैं। अजय जी, क्योंकि पार्टी की बातों पर भी सवाल है और साथ में अगर गठबंधन की बात करें तो उम्मीदों और मकसद को लेकर भी सवाल जुड़ जाते हैं, इस पर क्या कुछ आपका जवाब रहेगा? देखिए, अभी मैं तीनों साथियों को बहुत गंभीरता से सुन रहा था और मैं ये बता रहा चाहती, आपने कहा कि कांग्रेस का ये मीटिंग वगैरह को, इसको हम आंतरिक मामला मानती, पार्टी का अपना नॉर्म्स एंड फॉर्म्स है, उसके तहत में मीटिंग होती है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि चाहे वो उप विधायक दल के उप नेता हो, पब्लिक प्लेस में अगर कोई बातों को रखते हैं तो उनको इस पर गंभीरता रखना, जो संगठन का बात हो संगठन में उनको रखना चाहिए था। ये उनको हम कहना चाहेंगे कि ओपन में बात नहीं कर, लेकिन लोकतंत्र है, मतभेद और मनभेद दोनों में अंतर होता है। अगर मतभेद और मनभेद है तो, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में है, आदमी को अधिकार है कि हम अपनी पार्टी में भी हम विरोध कर सकते हैं किसी फैसले का, और हमारा अधिकार, हम अपनी पार्टी में उस बात को रखते हैं। लेकिन कई चीजों पर अभी बातें उठी है, मैंने जितनी गंभीरता सुना, इतने हमारे आंसू के साथी सचेत हैं और हमारे भाजपा के साथी बहुत सचेत हैं। उन्होंने एक सवाल, 27% आरक्षण की बात कहा। आरक्षण को समाप्त किसने किया, ये पहले सवाल आती है ना। 27% आरक्षण को घटाने वाली पहली बाबूलाल मरांडी की सरकार है, जिसने 13% आरक्षण 2001 में ही घटाकर उसको 14% करने का काम किया। उस समय भी सुदेश महतो जी उसके कैबिनेट मंत्री में शामिल थे। तो सवाल बोलने और करने का जो प्रक्रिया, उस पर आप बात कीजिए। 27% का आरक्षण को आपने 14% किया, और जो ST/SC को आरक्षण 14% था उसको 9% आपने करने का काम किया। तो आप झारखंड की जनता के साथ कितना व्यवहारिक काम किया आपने, ये तो बताने का काम करते हैं। नहीं, इस पर मैं एक जवाब अरे भैया, आप पहले ले लेंगे, आपसे ही जवाब लेंगे संजय जी, क्योंकि आपका सवाल है। एक बार उनको अपना जवाब पूरा कर आप लेने सुनने दीजिए। दीजिए। कई चीज व्यवहारिकता से बात आती है। पेशा कानून कोई कितना समझते हैं, अगर पेशा कानून को समझ रहे होते तो रांची में जमीनों की लूट नहीं होती। अच्छा अजय जी, आप को आगे बढ़ाते हैं। संगठन की मजबूती, संगठन सृजन को लेकर, सशक्तिकरण को लेकर यहाँ बातें हो रही थी। ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए, तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए यह सवाल था, क्योंकि किसी ने झारखंड विधानसभा चुनाव में हार देखा तो किसी ने जीत, और जीत के बाद आपसी समन्वय को लेकर भी ये तमाम सवाल थे। हमारे साथ अजय जी जुड़े हुए थे। अजय जी, आप पहले अपनी बातों को पूरा कीजिए, क्योंकि जो सवाल आपने आरक्षण को लेकर भी जवाब दिए हैं उस पर भी हम वापस से जाएंगे। नहीं, वो सही बात है, मैं पूरी बात कहना चाहता हूँ। इस बात पर हमें चर्चा करनी चाहिए कि जब सरकार 2000 में बनती है, बीजेपी की सरकार, NDA की सरकार बनती है, तो चुनाव, पंचायत चुनाव भी नहीं होता है। हम लोगों ने डिमांड किया था कि पेशा कानून के तहत पूरे झारखंड में चुनाव हो, लेकिन नहीं, उसके लिए भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट की शरण लिए हैं। तब जाके 5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है। उसके बाद 1 साल 2 साल के बाद सरकार होता है कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार, वो भी पेशा कानून के तहत में चुनाव नहीं होता है। तो इन सब सवालों को लेकर जो हम आरोप लगा रहे, पेशा कानून, आरक्षण, इन सब सवालों पर गंभीरता से बात करनी चाहिए। झारखंड की जब बात करते हैं तो हमारे आजसू के साथी हमारा बोलते थे, स्पेशल स्टेटस का सिंबल हमको दीजिए, झारखंड को स्पेशल स्टेट का सिंबल दीजिए। जब सरकार में रहते तब ये बात नहीं करते हैं, लेकिन जब सरकार से निकलते थे ये बात करते थे। तो हमारी प्रतिबद्धता होनी चाहिए झारखंड के प्रति, और झारखंड के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। JPSC पहला जो हुआ था, आपने देखा, उसको झारखंड हाई कोर्ट ने उस नियुक्ति को निरस्त करने का काम किया था। यही झारखंड की सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई और उसको लागू कराया। उसमें कई ऐसे लोग थे, कई ऐसे राजनेताओं के भाई भतीजे थे जिन्होंने नौकरियां प्राप्त की। आज वो प्रमोशन होके कोई IAS IPS भी बन चुका है। लेकिन सवाल है कि किसी की नैतिकता पर जब सवाल उठाते हैं, पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। चलिए जवाब दूसरी, 1 मिनट, हमारे भाई साहब ने तो बहुत अच्छा कि कांग्रेस का टूट पर तो इनको बहुत ध्यान आया। लेकिन एक चीज बताइए, आज की तारीख में बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी से कितने नेताओं लोग को इन्होंने अपनी पार्टी में लेके, इनके पार्टी में वो सांसद है। तो क्या भाजपा के पास इतनी भी कुवत नहीं थी कि अपने बल पर अपने जमीनी स्तर के नेताओं को टिकट दे के वो सांसद बना सके? क्या वो कांग्रेस के बायर नेताओं से अभी भी सवाल उठता कि कितने लोगों को आपने हायर करके रखा अपनी पार्टी में? अगर संगठित के दृष्टिकोण से मजबूत पार्टियां जो होती है, वो अपने घर के लोगों को पहले प्रश्रय देती है, अपने लोगों को प्रचार प्रसार करती है।
तो मैं इन सब बातों पर नहीं जाना चाहता। अभी पटना की बात हो रही थी, विकास की बात हो रही, कई चीज हुआ। हमने देखा होगा झारखंड जब चुनाव भी आया था तब बांग्लादेशी घुसपैठिए के नाम पे हेमंत विश्वसवा जी घुसपैठ किए थे, उस पर बाबूलाल मरांडी जी लोग प्रतिक्रिया तक नहीं दे पाए थे। और अब जब बिहार की चुनाव आई तो जब बात आती है कि विकास की बात करनी है तो हमेशा चुनाव से पहले बांग्लादेशी घुसपैठिए ये सब एजेंडा आ जाता है। ये इलेक्शन से पहले मैनिफेस्टो इनका रहता है, किसी तरह से विवाद पैदा करो। चूंकि शराबबंदी में भी साथ विकास साल बोल रहे, क्या बिहार में शराबबंदी के साथ है बीजेपी के साथ ही? अगर है तो बोलो कि बिहार में शराब 1% भी नहीं मिलता है, बिहार में होम डिलीवरी नहीं होती है, शराब पर नकेल लगाने की कोई बात नहीं। आपके पास दीनदयाल जी, तो जब सवाल उठता बताइए तो विकास की बात कीजिए ना। क्योंकि आपने आजसू से भी सवाल पूछ रहे हैं, आरक्षण के सवाल पर आप जवाब दे रहे थे, आजसू की भी पार्टी पर आपने सवाल किए हैं और दीनदयाल जी से भी मैंने सवाल सत्ता से किया, जो बोले जो कहते हैं कि हम उस चीज को कह रहे हैं। ठीक है, चलिए एक बार पहले संजय जी का जवाब जो सरकार में थे उस समय उन लोगों की गलतियों का मैंने पर्दाफाश किया। ठीक है संजय जी, एक बार जवाब दीजिएगा। सबसे पहले तो जब हमारे साथी ये जवाब दे रहे हैं कि आरक्षण इन लोगों ने खत्म किया, इनको पता होना चाहिए कि ये साल 2001 की बात है। 27% ओबीसी को आरक्षण देने का मसला लगभग कैबिनेट में पूरा हो गया था, उसके बाद उसे सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। एक बात इनको ये याद होना चाहिए कि इस राज्य के अंदर अगर पंचायती राज व्यवस्था के तहत पंचायत का चुनाव हुआ और बिना ट्रिपल टेस्ट किए अगर पंचायत का चुनाव कराया गया है तो इन लोगों ने कराया और ओबीसी का आरक्षण इन लोगों ने मारा है। आप जब राज्य पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष नहीं रखेंगे तो उसकी संवैधानिकता पर तो सवाल खड़ा होगा, उसकी वैधानिकता पर सवाल खड़ा होगा। तो मेरा कहना यह है, 27 से सुनिए मेरी बात, पहले मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए, आप मत बोलिए बीच में। हम नहीं बोल रहे, बोलिए ना 27 से 14 किया गया था कि नहीं? मेरी बात समझिए पहले, जब ये सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया और उसके बाद जब ये मसला आ गया कि आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर हो सकती है तो अब इसको लागू करने में इन लोगों को दिक्कत क्या है? दिक्कत यह हुई कि इन्होंने बिना राज्य पिछड़ा आयोग की अनुशंसा के सीधे राजभवन को भेज दिया। फिर राजभवन ने कहा कि आप इसमें राज्य पिछड़ा आयोग की अनुशंसा दीजिए, उसके बाद इन्होंने राज्य पिछड़ा आयोग की अनुशंसा दी। तो मेरा यह कहना है कि पंचायती राज व्यवस्था में आपने हक मारा, आपके कारण आज यहाँ पर नगर निगम का चुनाव नहीं हो पा रहा है और यहाँ पर भी ट्रिपल टेस्ट की बात की जा रही। आज अगर ट्रिपल टेस्ट कराया जा रहा है तो इसमें आजसू पार्टी का देन है। आजसू पार्टी हाईकोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट गई और उसके बाद सरकार को यह यहाँ पर आदेश आया कि आपको ट्रिपल टेस्ट कराना होगा तब आप नगर निगम का चुनाव कराएंगे। आज 16वें वित्त आयोग का पैसा नहीं आ पा रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा है? नगर निगम में 15,000 करोड़ रुपए जो है संजय जी एक करके आएंगे तमाम मुद्दों पर। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि विकास की योजनाओं को ये लोग रोकते हैं। आप समय से चुनाव नहीं कराते हैं, आप आरक्षण की सीमा को खत्म करते हैं, आप पंचायत चुनाव में आरक्षण को खत्म करते हैं, आप नगर निगम के नगर निकाय के चुनाव में आरक्षण नहीं देना चाहते हैं, आप 10 लाख रोजगार देने की बात करते हैं, आप पैसा कानून देने की बात करते हैं, आप सरल धन को देने की बात करते हैं, कुछ नहीं। कहां 10 लाख रोजगार है? कहां है विस्थापन की नीति? कहां है पुनर्वास की नीति? कहां है नियोजन की नीति? कहां है 75% रिजर्वेशन? ठीक है, आउटसोर्सिंग में 75% रिजर्वेशन? कहां है नियोजन में 75% रिजर्वेशन? कहां पर है आपका विस्थापन नीति? इतने जो हमारे मजदूर पलायन कर रहे हैं, आज नाइजर में बगोदर के 5 मजदूर फंसे हुए हैं। सरकार ने एक आधिकारिक पत्राचार नहीं किया विदेश मंत्रालय से, वो पत्राचार आजसू पार्टी ने किया है। मैं सरकार को चुनौती पेश करता हूं कि अगर सरकार ने यहां के विदेश मंत्रालय से, देश के विदेश मंत्रालय से अगर कोई पत्राचार किया हो कि हमारे झारखंड के 5 नागरिक वेस्ट अफ्रीका के देश नाइजर में फंसे, मैं ये कहना चाहता हूँ ये मजदूरों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। और आज 8,52,000 मजदूर कोविड के वक्त झारखंड वापस लौटे थे, फिर ये चले गए वापस अपने काम पर। आपने इनको काम क्यों नहीं दिया? आप राज्य के अंदर काम क्यों नहीं देते हैं? ठीक है संजय जी, आपने सवालों की बौछार लगा दी, जवाब लोगों को काम क्यों नहीं मिलता है? वक्त है संजय, रोजगार पर ये संजय जी रुक जाइए, आपके सवालों का जवाब देने का वक्त है। संजय जी रुक जाइए, अब आप इतनी सारी सवाल एक साथ पूछ रहे हैं तो जवाब भी अब सुनना पड़ेगा, लेकिन दीनदयाल जी इस पर कुछ जोड़ना चाह रहे थे, आप जल्दी से एक बार अपना बातों को सामने रखिएगा, फिर मैं जवाब लूंगी ऋषिकेश जी। कांग्रेस पार्टी का झारखंड के प्रति कभी भी ना ही ईमानदार रहे, हाँ जब भी रहे तो सिर्फ बेचने और खरीदने का काम किया। आपको याद होगा जब जब यहां आंदोलन आया, जेएमएम ने आंदोलन कुछ भी किया, उस आंदोलन को दबाकर, उस आंदोलन को खरीदकर, अटैची लेकर, अटैची पहुंचाकर, ये कांग्रेस का यह नीति आज भी झारखंड में चल रहा है। आप जो ये कह रहे हैं कि आज झारखंड को का
वहां जो मीटिंग, लंबी मीटिंग हुई है, वो मीटिंग किस चीज का हुई है वो समझना पड़ेगा। ये शराब घोटाले का मीटिंग है कि भाई पैसे का बंटवारा सिर्फ केंद्र तक जाना चाहिए या खुद रख लो, या फिर आलमगीर आलम के यहां से 20-20 करोड़ का घपला और निकलना, ये सारे चीज कांग्रेस से कभी भी। आप एक बात ध्यान रख लीजिए सुष्मिता जी, झारखंड को इन्होंने आंदोलन को खरीदा है, आंदोलन को बेचा है और झारखंड को खरीदने और बिक्री करने का काम किया। ये मनीष जायसवाल की बात कर रहे थे, तो कभी गीता कोड़ा की बात कर रहे थे। हम हमारी समझ से परे है कि कई नेताओं ने आपके यहाँ ही थे, आपके यहाँ ही थे, तो वो हमारे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी कहां से आ गए। तो इनकी जानकारी या तो कम है, बोलना जानते हैं, टीवी में धारा प्रभाव बोलेंगे, सोचते हैं कि जनता मूर्ख है, जनता सब समझती है। एक बार हो सकता है जनता आपके बहकावे में आ गई हो, कुछ सीटें आपकी ज्यादा बन गई हो, जिसके कारण आज सरकार बन गई है। लेकिन आप देखिए, आज 2 साल से निगम का चुनाव नहीं हो रहा है, हजारों करोड़ रुपया आज झारखंड में ही आता ना, झारखंड का विकास होता। ये पैसे किनके कारण रुके हुए हैं? ये सत्ता के कारण रुके हुए हैं, सत्ता में बैठे हुए दलालों के कारण रुके हुए हैं। ये सब दलाली अगर बंद करें तो ये झारखंड का उत्थान निश्चित तौर पे होगा। आज जो एक एक रास्ता, गांव का पुलिया अगर कोई देख रहे हैं, आज झारखंड में जो भी विकास हुआ 6 साल से ठप पड़ा हुआ, आज अगर ये इनका पार्टी के लिए भी था। 1 मिनट, आज के समय में सुष्मिता जी अगर ये सबसे ज्यादा गर्व कर रहे हैं रांची पर, तो ये रातों रोड फ्लाईओवर पे गर्व कर रहे हैं, वो केंद्र का देन है, वो भी केंद्र का देन है। इनको समझना चाहिए कि आपने 6 साल में लूटने के अलावा झारखंड को सवाल था ऋषिकेश जी का, उस पर एक बार जवाब दीजिएगा, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर इन्होंने सवाल पूछे थे, एक बार उस पर जवाब दीजिए। हाँ, हमसे बोल रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता प्रतिपक्ष, देखिए एक चीज सुष्मिता जी समझिए, जहां कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जहां नेताओं की पार्टी है, जहां गरीबों की पार्टी है और जहां नीचे से उठकर मंडल अध्यक्ष से प्रदेश अध्यक्ष तक बनने वाली पार्टी है, उस पार्टी में समय लगता है। ये राहुल गांधी का वाला कांग्रेस नहीं है कि कल परिवारवाद में डिसीजन हो गया और परसों कोई नहीं। आज आपको याद होगा कि आप जाके देख लीजिए आरजेडी का लालू जी फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो कुल मिला के ये परिवार की पार्टी नहीं है, ये विचारधारा की पार्टी है। अब विचारधारा का पार्टी में थोड़ा समय लगता है, लेकिन यकीन मानिए एक अच्छा अध्यक्ष देंगे भारतीय जनता पार्टी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आप जान ही रहे हैं एक बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। चलिए ठीक है ऋषिकेश जी, संतुष्ट हैं जवाब के सवाल से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था और झारखंड आंदोलन की बात कर रहे थे। मैं तो चैलेंज देता हूं टीवी पर कि झारखंड आंदोलन का भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता एक फोटो अपना दिखा दे तो मैं मान लूंगा। किसने लिया? बीच में नहीं, आप सीनियर आदमी हैं। एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, मैं पूछना चाहता हूं कि जब झारखंड आंदोलन हो रहा था तो लोग झारखंड को झारखंड नहीं वनांचल बोलते थे, आदिवासी को वनवासी बोलते थे, और आज यहाँ झारखंड आंदोलन की बात कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जनता की नेता है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, नेताओं की पार्टी है। अरे कहां नेता, दल बदलुओं की पार्टी है आपकी पार्टी। तमाम दल बदलू जिस पर आपने आरोप लगाया था, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, अपने पार्टी में शामिल कर लिया और बोलते हैं कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भाजपा के कार्यकर्ता तो बोरा बिछा रहे हैं सुष्मिता जी। भाजपा के सारे तमाम पद दल बदलुओं के पास है, तमाम टिकट विधानसभा हो लोकसभा हो दल बदलुओं को आप दिए। कार्यकर्ता तो हताश हो गया भारतीय जनता पार्टी का, और उसका नतीजा क्या दिखा? लोकसभा में भी दिखा कि 5 का 5 आदिवासी सीट ये हार गए, और विधानसभा में तो सुफड़ा साफ हो गया भारतीय जनता पार्टी का। बाबूलाल मरांडी फूके हुए कारतूस साबित हुए। झारखंड की जनता ने उनको रिजेक्ट करने का काम किया। रिजेक्टेड नेता का नाम झारखंड में बाबूलाल मरांडी है, और आज भी इनके पास एक भी ऐसा आदमी नहीं है कि अध्यक्ष बना सके। बोल रहे कि अच्छा अध्यक्ष देंगे, तो अभी तक खराब अध्यक्ष क्यों दिया था? देते अच्छा अध्यक्ष, चुनाव में मजबूती से लड़ा जाता, आमने सामने की लड़ाई होती, तो लड़ क्या रहे थे? तो दल बदलू को बुला के, किसको? जो कांग्रेस से गया भाजपा में और जिस पर भाजपा ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, उसको ले जाकर के स्टार कैंपेनर बनाया, हेमंता बिश्व शर्मा को। इनको तो शर्म आना चाहिए था कि भाजपा इतना पुराना पार्टी है, अपने नेताओं के बदौलत लड़ती। बाबूलाल मरांडी दल बदलू, चंपई सोरेन दल बदलू, सीता सोरेन, गीता कोड़ा, भानु प्रताप शाही, तमाम दल बदलू, और कहीं न कहीं
सब पर भ्रष्टाचार का आरोप किसने लगाया था? अमित शाह ने, मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। और आज ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ता तो आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। और बार बार बोल रहे हैं कि रांची की पहचान फ्लाईओवर से हुआ। 3 फ्लाईओवर हुआ, 25 साल झारखंड बने हुआ, एक फ्लाईओवर पर देखिए कितना उछल रहे हैं। झारखंड की सरकार ने तो 2 फ्लाईओवर बना करके जनता को समर्पित कर दिया। और हम लोग इसलिए बार बार नहीं बोलते हैं कि जनता ने इसी काम के लिए तो चुना था, तो बार बार उस बात को हम क्या बताएंगे? जनता ने जिस काम के लिए चुना था हम लोग किए। और आजसू प्रवक्ता को भी मैं आप सुन मान रहा रहे था हैं कि सुष्मिता आपने जी। काम किया, लेकिन अब सुष्मिता आजसू जी, से जो हमारे गेस्ट 30 हैं सेकंड संजय जी, दूंगा। हाँ आजसू प्रवक्ता को भी मैं सुन रहा था। हाँ, उनके सवालों का जवाब दीजिएगा, सरना क्योंकि धर्म कोड उनके की बात- सवाल में, एक सेकंड ऋषिकेश जी, उनके सवाल में मैनिफेस्टो की तमाम चीजों का जिक्र था। अब तक वो सिर्फ ना 6 महीने के बाद के कार्यकाल को देख रहे हैं, वो आपके पिछले 5 साल को भी देख रहे हैं। अब तक की जितनी भी चीजें, उस पर एक बार जवाब दीजिए। देखिए, पहले तो मैं सुष्मिता जी एक चीज साफ कर दूं हाँ कि जो 6 साल का जवाब मांग रहे हैं, हाँ तो झारखंड की जनता ने इनको जवाब दिया। आजसू पार्टी का तो नामो निशान मिट गया। एक विधायक जीते 200 वोट से, 200-250 जो भी वोट होगा, एक विधायक जीते। तो 6 साल का जो जवाब मांग रहे हैं, हमसे मांग रहे हैं, जेएमएम से मांग रहे हैं, महागठबंधन से मांग रहे हैं, झारखंड की जनता ने पिछला जो सरकार था उसका जवाब वोट से दिया। और देखे होंगे आप, देखा होगा आपने कि आजसू पार्टी 1 सीट पर आ गई। आजसू पार्टी के जो सबसे बड़े नेता थे वो खुद चुनाव हार गए, बड़ी मार्जिन से हारे। तो वो किस अधिकार से बात कर रहे हैं? जहां तक सरना धर्म कोड की बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, झारखंड का पार्टी है आजसू पार्टी, वो भी झारखंड की लड़ाई में उसका एक योगदान रहा है। सरना धर्म कोड पर उनका क्या विचार है? जब सरकार में नहीं थे तो बोलते थे कि स्पेशल स्टेटस चाहिए, अब क्यों नहीं स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं? सरना धर्म कोड के लिए एक बार भी आजसू सुप्रीमो ने आवाज उठाई हो तो आजसू प्रवक्ता बताएं। और ओबीसी आरक्षण 2001 में जब कम किया गया था, 27 से 14% किया गया था, सुदेश महतो जी उस कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री थे, और उसी कैबिनेट ने ओबीसी आरक्षण को कम किया। और एक चीज और क्लियर कर दूं, बार बार यह करें ट्रिपल टेस्ट का, ठीक बात है, आजसू पार्टी के नेता सुप्रीम कोर्ट गए थे ओबीसी आरक्षण के लिए, मैं उसका समर्थन भी करता हूं, मिलना भी चाहिए ओबीसी समाज को। लेकिन क्या जब तक ओबीसी का ट्रिपल टेस्ट नहीं हुआ तो पंचायत इलेक्शन रोक देते? आज नगर निगम का इलेक्शन ट्रिपल टेस्ट के कारण रुका हुआ है, तो कई आरोप लग रहे हैं। तो पंचायत का इलेक्शन हम लोग करा दिए, और इसी साल नगर निगम का चुनाव होगा सुष्मिता जी, और ट्रिपल टेस्ट हो करके होगा। ओबीसी को जो हक अधिकार हुकूक है उसको भी दिया जाएगा। लेकिन जनता ने जो इनको जवाब दिया और जनता ने जो इनको जगह दिखाया है, उस पर नहीं बोल रहे हैं। जनता ने क्या जगह दिखाया कि आप विपक्ष में हैं, आपकी पार्टी खत्म हो गई है, आप भी संगठन पर ध्यान दीजिए। विपक्ष भी मजबूत रहना उतना ही जरूरी है जितना सरकार मजबूत है। एक सवाल मेरा आपसे है, जी। क्योंकि संगठन पर बात कर रहे हैं हम लोग, संगठन सशक्तिकरण पर बात कर रहे हैं। मंत्री इरफान अंसारी जी ने आज भी ये बातें कही है। अब तक बिहार के चुनाव में अगर हम देखें ऋषिकेश जी, तो 3 बैठकें हो चुकी है महागठबंधन की, जेएमएम को न्योता नहीं मिला। और इन्विटेशन नहीं मिलने को लेकर मंत्री इरफान अंसारी ने यह साफ कर दिया है कि बिहार चुनाव में जेएमएम की अनदेखी करना INDIA को नुकसानदायक होगा। तो अब तक संगठन सशक्तिकरण की बात हो रही थी, क्या ये महागठबंधन तक पर भी बातें आएगी? देखिए, महागठबंधन में सुष्मिता जी यही लोकतंत्र में सबसे खूबसूरत अधिकार दिया गया है कि जो सच है उसको बोलने के लिए भी कई नेता सामने आते हैं। हम लोग के यहाँ तानाशाही नहीं है, न खाता न बही, जो मोदी जी शाह जी कहते वही सही। महागठबंधन का बैठक चल रहा है, चुनाव नवंबर में है, चुनाव नवंबर में सुष्मिता जी। आने वाले समय में जब बैठक होगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा को कैसे बुलाना है, कितना सीट देना है, कितने सीट में उनकी सहमति से साथ में समन्वय बनाना है, आपको आने वाले समय में दिख जाएगा। देखना तो है एनडीए को, जिनके यहाँ सर फुटवल है, वो बोल रहे हैं चिराग पासवान के अकेले लड़ेंगे, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे हैं, और केंद्र में मंत्री भी हैं। राज्य में एनडीए की सरकार है, उसी का लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे हैं, केंद्र में मंत्री बैठे हुए हैं। तो वहां दिक्कत है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो मान सम्मान मिलना है बिहार में, महागठबंधन देगी, और नवंबर में चुनाव है, आने वाला समय में आपको दिख भी जाएगा। ऋषिकेश जी का ही मैं वापस एक बार रुक करूं, क्योंकि यहाँ पर रिम्स 2 का भी जो मामला है उस चर्चा में आज हमने सुना है ऋषिकेश जी, बंधु तिर्की के भी हमने सवाल सुने हैं, और हमने इरफान अंसारी जी के भी जवाब सुने हैं। इस पर भी कुछ राय जरूर आनी चाहिए, क्योंकि जनता से जुड़ा मुद्दा है। एक तरफ जनता बिल्कुल नहीं चाहती कि यहाँ पर ये निर्माण हो, लेकिन दूसरी तरफ सरकार की तरफ से, मंत्री की तरफ से ये बयान जरूर आ रहा है। सुष्मिता जी, रिम्स 2 तो जरूर बनेगा,
लेकिन झारखंड की जनता के जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके नहीं बनेगा। उनको उनके साथ समन्वय बना करके, उनके सहमति से और उनके किसी अधिकार को, जमीन को छीन करके नहीं बनेगा। उनके साथ एक समन्वय बना करके रिम्स 2 बनेगा, क्योंकि रिम्स 2 उतना ही जरूरी है जितना जरूरी राज्य में स्वास्थ्य को लेकर के एक एक व्यक्ति के लिए चिंता है। रिम्स 2 बनेगा, किसके लिए बनेगा? झारखंड की जनता के लिए बनेगा। इलाज कौन कराएगा? झारखंड की जनता कराएगी। हम लोग तो अडानी के लिए पावर प्लांट बना नहीं रहे हैं कि लैंड बैंक बना करके झारखंड का जल जंगल और जमीन छीन लिए, कोयला बिजली पानी छीन लिए और बिजली दे रहे हैं कहाँ? तो बांग्लादेश को। हम लोग रिम्स 2 बना रहे हैं झारखंड की जनता के लिए। लेकिन उस बीच में अगर स्थानीय लोगों की जो शिकायत है, उस शिकायत को दूर करके बनाई जाएगी, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है दीनदयाल जी, क्योंकि आपका ये सवाल था, संतुष्ट हैं इस जवाब से? क्योंकि कह रहे हैं जनता के लिए ही तो निर्माण होना है, नहीं जनता को देखिए, तो फायदा मिलना है। ना तो इरफान अंसारी रिम्स 2 बनाना चाहते हैं, ना ही बंधु तिर्की उसका विरोध करना चाहते हैं। यह दोनों मिली भगत फिक्सिंग मैच है, ताकि जनता को बरगला के 1-2 साल टाल दिया जाए और ये अंततः यह प्रोजेक्ट ही टल जाए। तो ये सारे जो खेला है, ये खेला अंततः टालने का खेला है, जनता को मूर्ख बनाने का खेला है। आप एक चीज बताइए राजू जी, इनके प्रभारी आते हैं, इनके प्रभारी आते हैं, तो क्या प्रभारी के पास पावर नहीं है? वो दोनों को बैठा के समस्या हल नहीं कर सकते हैं? क्या इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों की समस्या को हल नहीं कर सकते हैं? ये क्यों मीडिया में जा रहे हैं बार बार? और क्यों वहां के स्थानीय जो जमीन वाले हैं, जो आपके ही टीवी के माध्यम से मैंने सुना था, वो राज्यपाल के यहाँ बेचारे जा रहे हैं? क्या यहाँ के सारे मंत्री मुख्यमंत्री क्या इतने ज्यादा असंवेदनशील हो गए हैं कि उन्हें राज्यपाल के यहाँ जाना पड़ रहा है? तो इसका खामियाजा इनको मिलेगा। ये राजा की तरह चलना चाह रहे हैं, ज्यादा दिन नहीं है। ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। इन्हें समझना पड़ेगा कि अगर लोक को हित के लिए अगर आप काम नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम उनकी खेती और जमीन को छीनने का काम तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बार बार बीजेपी के प्रवक्ता के द्वारा यहाँ बोला जा रहा है कि जनता को मूर्ख बना रही है, जनता को मूर्ख बना रही है कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन। मैं पूछना चाहता हूं कि आपको किसने अधिकार दिया कि आप बार बार जनता को मूर्ख बोलें? जनता ने आपको सत्ता से बाहर कर दिया तो आप उसको मूर्ख बोलेंगे? जनता ने आपको आईना दिखाया, उससे सबक लीजिए। बार बार आप बोल रहे हैं कि जनता को मूर्ख बना रहे हैं। जनता को मूर्ख बनाने वाला को 56 सीट नहीं आता है। जनता को मूर्ख बनाने वाला को 2-2 बार राज्य की सत्ता से बाहर होना पड़ता है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी राज्य से सत्ता से बाहर हुई, जनता ने आपको आईना दिखाया, और जनता के जो मताधिकार हुआ झारखंड में, उस पर सवाल उठाना बंद करें, और जो विपक्ष के लिए जनता ने आपको चुना है उस पर काम करिए, उसको मूर्ख बोलना बंद करिए। ठीक है, चलिए सीपीआई से हमारे सबसे बड़ी बात है, एक बस 10 सेकंड मैं इनका जवाब दे देता हूं। काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है, एक बार चढ़ गई है, बार बार नहीं चढ़ेगी। अगर यही हाल रहा तो अगले बार औंधे मुंह गिरेगी कांग्रेस और जेएमएम की सरकार। चलिए ठीक है, औंधे मुंह गिरेगी, अगले बार सफाया हो जाएगा। ये तो देखिए समय बताएगा। बहुत सत्ता पक्ष में अंधा नहीं बनिए। अच्छा ठीक है, हमारे अभी बहुत साथी तो बोले, हमारे आंसू के साथ है, बीजेपी के साथ है। एक झारखंड में इकलौता पार्टी है आंसू, जो यूपी और एनडीए दोनों के फोल्डर मंत्रिमंडल में शामिल रहा है। अगर ये गलत है तब बताएंगे। दूसरा चीज, जब विकास की बात आती है तो हमारे साथी बीजेपी को क्यों नहीं बोलते? एचईसी को बचाने की बात, जब रिवाइवल की बात आती है, विकास एशिया का मदर प्लांट है वो, जब उस पर बात आती है क्यों चुप हो जाते? एक भी आवाज उन्होंने नहीं उठाया। मैं ये बार बार उठा रहा हूं, ये सवाल ये क्यों नहीं उठाते कि एचईसी जिस धरती पर ये रहते हैं, जहां की जमीनों का इस्तेमाल ही करते हैं और स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर बोलते हैं, एचईसी के रिवाइवल पर ये क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? जब बात आती है तो एक पुल बना दिया तो पूरा सौगात दे दिया केंद्र सरकार ने, और इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो है, पूरे इंडस्ट्रियों का इंडस्ट्री लगाने वाली इंडस्ट्री है, उसकी जब बात आती है जीर्णोद्धार की, तो आप कहां चुप बैठते हैं? एक शब्द नहीं बोले आज तक। मैं लगातार बोल रहा हूं कि जब से चुनाव के समय भी हम लोगों ने मांग किया था कि एचईसी पर आपका क्या स्टेटमेंट है? क्या एचईसी का जीर्णोद्धार के लिए बीजेपी कोशिश करती है? क्या विकास चाहती है? नहीं चाहती है तो बोल दीजिए कि हम एचईसी को बेचना चाहते हैं। जो सवाल आपने पूछा है जेडी, इसका जवाब ले लेंगे, लेकिन बहुत देर से संजय मेहता जी को जोड़ना चाह रहे हैं। संजय जी, मैंने तमाम अपने साथियों को सुना। मैं सीधे तौर पर यह कहना चाहता हूं कि इस वक्त की जो सरकार झारखंड के अंदर चल रही है, मैं
उन सभी बिंदुओं पर आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूं, दर्शकों का ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूं। बार बार हम लोगों का डिबेट अलग अलग तरीके से दिशाहीन हो जा रहा है। पहली बात तो ये कि इस राज्य के अंदर नौजवानों के सपनों को साकार करने को लेकर सरकार ने कहा था, मैं मूल मुद्दों पर आ रहा हूं, कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। ये नौकरी देने में विफल साबित हुए हैं। दूसरी बात, सरकार ने कहा था कि हम नियुक्ति का कैलेंडर जारी करेंगे। नियुक्ति का कैलेंडर इन लोगों ने जारी किया और उसके बाद उस पर समय से कभी एग्जामिनेशन नहीं हो पाया। परीक्षाएं समय से, मेरी बात सुन लीजिए, परीक्षाएं समय पर नहीं हो पाई, परिणाम समय पर नहीं आया, परिणाम आया तो विवाद हो गया। दूसरा, एक मिनट, तीसरी बात कि सरकार ने कहा था कि हम पुनर्वास आयोग का गठन करेंगे। विस्थापन इस राज्य में बड़ी समस्या है, पुनर्वास आयोग पर चुप्पी रह गई। सरकार ने यह कहा कि झारखंड के अंदर जो निजी क्षेत्र की कंपनियां, मैं बार बार इस पहलू पर आ रहा हूं कि हम 75% रिजर्वेशन देंगे, ये नहीं दे पाए। इन्होंने कहा कि हम खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करेंगे, ये नहीं दे पाए। इन्होंने कहा कि हम आउटसोर्सिंग में 75% रिजर्वेशन देंगे, ये नहीं दे पाए। मैं ये कहना चाहता हूं साफ तौर पर कि ये सरकार सभी मुद्दों पर सिर्फ लोगों को बरगला रही है। अब मैं रिम्स 2 के मुद्दे पर आता हूं। कम शब्दों में जवाब दीजिए, क्योंकि रिम्स 2 का जो जमीन है वो 227 एकड़ वहां पर जमीन है जहां पर ये बात कही जा रही है। ग्रामीणों से मैं जाकर के मिला था, उनका कहना यह है कि जब वहां पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा था उस वक्त भी उनको कहा गया कि मुआवजा दिया जाएगा, उनको नहीं मिला। उस वक्त भी एक बड़ा आंदोलन हुआ था इस राज्य के अंदर। जब वहां पर रिंग रोड बना उसमें भी 13 एकड़ जमीन वहां के रैयतों का चला गया, उनको मुआवजा राशि नहीं मिली। उसके बाद अभी फिर जब रिम्स 2 बनाने की बात आ रही है तो इससे पहले कहा गया था कि यहां पर IIM बनेगा, IIM नहीं बना। मेरा कहना यह है कि जिस राज्य के अंदर CNT SPT का कानून लागू है और जब दिसोम गुरु के बेटे इस वक्त राज्य के मुखिया हैं और उसी दिसोम गुरु ने कहा था किसानों को, जहां पर रिम्स 2 बनाने की बात कही जा रही है कि जाओ किसानों, जाओ आदिवासियों, अपना हल चलाओ और खेती करो, ये दिसोम गुरु जी का स्टेटमेंट है पिछले बार के आंदोलन के समय। आज उसी दिसोम गुरु के सपने को कुचला जा रहा है। उसी दिसोम गुरु के बेटे आज वहां पर बोल रहे हैं कि हम रिम्स 2 बनाएंगे, लोगों को कुचल करके। आज वहां पर लाठियां चलाई। नहीं, आप आज जाइए नगरी में, पूरे पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। संजय जी चलिए जवाब, नगरी को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। ऐसा क्यों? लॉ एंड ऑर्डर की हालत क्यों खराब है? छवि रंजन कौन है? पूजा सिंघल कौन है? वीरेंद्र राम कौन है? ये कहां से इतने, विनय चौबे कौन है? इतना करप्शन कैसे हो रहा है? सवाल पूछा है, जवाब ले लीजिए। पूरी नौकरशाही तो त्रस्त है। आप एक जमीन का म्यूटेशन कराने जाइए, आप देखते हैं लगातार एसीबी पकड़ रही है। संजय जी हो गया आपके सवाल, हमने सुन लिया, एक बार जवाब भी सुन लीजिए ना। इतना ऋषिकेश जी इस राज्य के अंदर होंगे तब ना हम बोलेंगे। हत्या की घटनाएं लगातार हो रही हैं, दिन दहाड़े लोगों को गोली मारा जाता है। संजय जी रुक जाइए, होती। बिल्कुल आपके मुद्दों को हमने सुन लिया, जवाब एक बार सुन लीजिए आप भी। ऋषिकेश जी, अभी आजसू प्रवक्ता ने कहा कि पूजा सिंघल कौन है? पूजा सिंघल सुदेश महतो जी की अच्छी दोस्त हैं, विदेश यात्रा साथ में करते थे, देश में भी कई जगह पर्यटन करने जाते थे। तो इनको पहले झांक लेना चाहिए कि पूजा सिंघल कौन है। सुनिए, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बात नहीं करिए, बीच में नहीं, बीच में मैं नहीं, कह रहा हूं कि बीच में नहीं, अगर आरोप बीच में नहीं, संजय जी, अगर कोई बीच में नहीं, आरोप बताइए नहीं, संजय जी, नहीं, मैं बीच में नहीं, आप संजय जी, आप जवाब दीजिएगा। आप निजी बखला बात गए, आप निजी बखला बात गए, मत आइए। सच्चाई बता दो, मैं ये बखला कह रहा गए, हूं, बखला के देखिए अगर जी, किसी पर करप्शन का आरोप आया है, बखला गए, करप्शन का आरोप क्यों रहा? विनय चौबे कौन है? स्थानीय नीति पर ही पूजा बता रहा हूं। सिंघल कौन है? समय की पाबंदी, ऋषिकेश जी को शब्दों में बातों को रखिएगा। संजय जी रुक जाइए, नहीं, 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 संजय जी रुक जाइए, समय की पाबंदी है। बीच में हाँ, नहीं, एक आप मिनट है। बदतमीजी मत करिए। आप संजय जी, सिस्टम में आइए, शिष्टाचार आप वैधानिक सीखिए, व्यवस्था पर आइए। शिष्टाचार सीखिए, पार्टी में हैं आप वैधानिक व्यवस्था पर आइए। वाला पार्टी में आप नहीं, आप आजसू पार्टी में हैं। आप शिष्टाचार सीखिए। आप वैधानिक व्यवस्था पर आइए। आप ऋषिकेश जी। सुनिए, सुनिए, वैधानिक आप व्यवस्था कौन क्या है? कहती है? कौन है? कोई तो जांच आपने एजेंसी दिखाया? कोई जांच तो एजेंसी आपको क्या कहती घबराहट आ है? गई। अरे आपके भी संबंध किसी से हो सकते हैं, संबंध उसको कौन साबित कर सकता है? अपने समय में जवाब दीजिए। नहीं, मेरा कहना ये है, मेरा कहना ये है, कर रहे हैं 1985 का नीति किसके सरकार में आई? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने ये कहा था कि हम 1932 के स्थानीय नीति लागू 1985 का स्थानीय नीति कौन है? 1932 के स्थानीय नीति लागू क्यों नहीं हुई? सत्ता का दलाली कर रहे थे। चलिए देखिए, क्योंकि यहाँ पर पार्टी सशक्तिकरण और संगठन की मजबूती पर चर्चा थी। ऋषिकेश जी और संजय जी रुक जाइए आप दोनों, क्योंकि आप लोगों ने अपनी, रुक जाइए आप दोनों, रुक जाइएगा, क्योंकि देखिए पार्टी की मजबूती और संगठन सशक्तिकरण पर बातें यहाँ पर लगातार हुई। आजसू के इस तरफ से आज हमारे साथ संजय मेहता जी थे, जिन्होंने वो तमाम सवाल पूछे कि क्या कुछ मैनिफेस्टो में जो जिक्र किया गया युवाओं के साथ थी, नियुक्तियों की जो बात थी, वो तमाम चीजें आई। वही अगर हम सीपीआई की तरफ से देखें तो एटीसी का भी मुद्दा इन्होंने जरूर उठाया है। बड़े विषय है जिन पर चर्चा आगे भी जरूरी है, लेकिन फिलहाल समय की पाबंदी है, तो आप सभी को धन्यवाद देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और वो तमाम
अपनी पार्टी की प्रतिक्रियाएं हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। और फिलहाल 11 स्पेशल के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।